दोस्तों इसी 22 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में बीजेपी इलेक्शन का सारा खेल खेलने जा रही है, सारा गेम करने जा रही है। आप कह सकते हैं कि इस एक महीने में, ये जो एक महीना है 22 जनवरी से 22 फरवरी, इस एक महीने में मोदी जी तीन बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। 3 बिग डिसीजन मोदी लेने जा रहे हैं और ये फैसला लेते ही, ये जो तीनों फैसले हैं, इसके लेते ही फरवरी के आखिरी हफ्ते में, लास्ट वीक में, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान कर सकता है। मतलब ये कि गुजरात लॉबी इस बार चुनाव जल्दी करना चाहती है और उसी में सारा खेल छिपा है। और आज का बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन, कि मोदी के वो 3 फैसले, प्रधानमंत्री मोदी के वो 3 फैसले क्या हैं जिसके दम पर वो तीसरी बार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। और सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कि मोदी इतनी जल्दबाजी में क्यों है? क्यों मोदी और शाह समय से पहले इस बार वोटिंग कराना चाहते हैं? और सवाल नंबर 3, कि मोदी के जो 3 फैसले हैं, या जो 3 कार्ड हैं, वो जो चुनाव की बिसात में फेंकने जा रहे हैं, ये जो 3 कार्ड हैं, 3 जो फैसले हैं, क्या टीम राहुल, इंडिया अलायंस के पास मोदी के इन फैसलों की काट है? क्या इंडिया अलायंस के पास मोदी की काट है इन फैसलों की? और जो सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन है कि मोदी का अगर ये जो दांव है, ये जो कार्ड है, अगर ये उल्टा पड़ गया तो क्या 2024 की बाजी भी पलट सकती है? अब दोस्तों ज्यादा सस्पेंस नहीं, मैं सीधे उन 3 फैसलों पर आऊं। 3 बड़े फैसले, या आप कह सकते हैं 3 बड़े कार्ड जो खेलने मोदी जी जा रहे हैं एक महीने में, यानी 22 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में जो 3 फैसले हैं, बड़े फैसले चुनाव को लेकर। सबसे बड़ा फैसला तो बहुत ऑब्वियस है, राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन इसके बाद जो प्रोजेक्शन है मंदिर का पूरे देश भर में, और खासकर हिंदी पट्टी में, जो हिंदुत्व पट्टी आप जिसे कह सकते हैं, यानी यूपी से लेकर राजस्थान, गुजरात तक, और हिमाचल से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक, इस एरिया में जिस तरह से इस मंदिर का प्रोजेक्शन होगा, डोर टू डोर कैंपेन बीजेपी और आरएसएस करेगी। और इसका पूरा ब्लूप्रिंट 3-4 दिन पहले अमित शाह और नड्डा ने मिलकर बना दिया है। तो यह लागू होगा एक महीने के भीतर, यानी 22 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में। हालांकि जो कैंपेन है पूरे देश भर में है, लेकिन मैंने हिमाचल और छत्तीसगढ़ या यूपी और राजस्थान की बात इसलिए की, ये फोकस एरिया है, ये वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा थ्रस्ट है मोदी जी का, शाह साहब का। अब मोदी जी का फैसला नंबर 2, यानी दूसरा बड़ा डिसीजन उनका क्या है, या दूसरा बड़ा चुनावी कार्ड क्या है, वो है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। अब ये जो कानून है, दरअसल इसका जो आधार है वो धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात है, शॉर्ट में। और इसलिए इसकी बड़ी आलोचना हुई, और खासकर मुस्लिम समाज में गहरी प्रतिक्रिया हुई, देश भर में, विदेश में भी। और कई जबरदस्त प्रदर्शन हुए, जैसे दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ, देश भर में प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज हुआ, बहुत कुछ हुआ। इतना हुआ कि अमित शाह को उस वक्त थोड़े पांव वापस करने पड़े, बैकफुट पे जाना पड़ा। लेकिन अब क्योंकि चुनाव का माहौल है, और अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि चुनाव से पहले ये जो नागरिकता संशोधन कानून है वो हर हाल में लागू करेंगे। यानी माहौल गर्म होगा, और 22 जनवरी के बाद किसी भी दिन सरकार ये जो कानून बनाकर रखा गया है, इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो ये जो कानून है, कहीं ना कहीं जिसमें सांप्रदायिक रंग दिखता है, कम्युनल पोलराइजेशन दिखता है, इसको लागू करने का इरादा है। अब मोदी जी का कार्ड नंबर 3, यानी डिसीजन नंबर 3, या आप कह सकते हैं चुनाव को लेकर फैसला नंबर 3, एक बड़ा फैसला है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये भी विवादों के घेरे में रहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज से नहीं बरसों बरस से, समान नागरिकता संहिता। अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, दरअसल ये पर्सनल लॉज को लेकर है, और ब्रिटिशर्स ने कभी सोचा था इसको इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन उन्होंने लगा कि कम्युनल पोलराइजेशन होगा, बिना वजह दंगे होंगे, फसाद होंगे, बवाल होगा, छोड़िए इसको। तो ये जो कानून वो लागू करना चाह रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उन्होंने अलमारी में बंद कर दिया। बहरहाल तैयारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, लेकिन इसका जो तरीका है वो बड़ा अजीबोगरीब है। बीजेपी चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे राज्यों में नहीं, एक राज्य से लिटमस टेस्ट की तरह शुरू करें, और वो राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ऐसा कहा जा रहा है
कि ये जो पर्सनल लॉज को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड है 30 जनवरी तक, अगेन 22 जनवरी के बाद, मंदिर के बाद, किसी भी दिन उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। और उसके बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा और बीजेपी जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर जाएगी। यानी जो पहली, आप कह सकते हैं पहला जो टेस्ट होने जा रहा है जिस प्रयोगशाला में उत्तराखंड है जहां डबल इंजन की सरकार है। अब दोस्तों एक चीज अगर आप देखें, एक चीज अगर आप गौर करें, जो तीनों कार्ड हैं, जो तीनों पत्ते चल रहे हैं मोदी जी, इन तीनों पत्तों के रंग एक है, एक ही रंग में रंगे हैं तीनों पत्ते। अगर आप राम मंदिर देखें, सिटीजनशिप एक्ट देखें या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड देखें, सब के सब कहीं ना कहीं जो फोकस है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, कहीं ना कहीं कम्युनल पोलराइजेशन का है। और साफ शब्दों में कहूं, क्रूड वर्ड्स, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। यानी इस बार जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो कम्युनल पोलराइजेशन है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। और इस ध्रुवीकरण को इतना गहरा करना चाहती है गुजरात लॉबी, इतना गहरा करना चाहती है कि जिस सीट, जिस आंकड़े को देख रही है, या जो आंकड़े मोदी जी या अमित शाह के जहन में हैं कि इस टारगेट पे पहुंचना इस बार, उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक गहरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। ऐसा बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि जो तीनों कार्ड आएंगे तो इसका फायदा बीजेपी को होगा, राम मंदिर, सिटीजनशिप एक्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ऐसा ये क्यों करने जा रहे हैं, इसके पीछे भी खास मकसद है। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है कि मोदी जी बिना किसी एम के, ऑब्जेक्टिव के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। अब जो इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सर्जिकल स्ट्राइक है, उसके पीछे एक वजह यह है कि अगर आप बीजेपी की ही रिपोर्ट देखें, इंटरनल रिपोर्ट्स देखें, तो 160 सीटें, 160 प्लस सीट्स ऐसी हैं जहां बीजेपी या तो रनर अप है, या बीजेपी हारी है, या बीजेपी की जीत मुश्किल है। 160 सीटें देश में हैं लोकसभा की, और इसलिए हो सकता है कि 160 सीटें हैं, इसके उम्मीदवार बहुत पहले ही घोषित कर दिए जाएं। तो ये 160 सीटें वो हैं जहां पर बीजेपी या तो हारी है या हारने का अंदेशा है, और तकरीबन 100 सीट और हैं जहां पर बीजेपी मानती है कि शायद इस बार वो कमजोर रहे, यानी 100 सीटें फंसी हैं। तो अगर हम टोटल जोड़ें 160 और 100, 160 प्लस 100, 260 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को लगता है कि रथ फंस सकता है मोदी जी का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीटें हार रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक अंदेशा है कि ये सीटें ऐसी हैं जहां पर आप जीत की 100% गारंटी नहीं दे सकते, 260 सीट्स। और शायद इसी की पूर्ति, इसी की भरपाई, ये जो 3 कार्ड खेल रहे हैं, ये खेलने जा रहे हैं, एक ही रंग में रंगे 3 कार्ड, वही असली स्ट्राइक है इस बार 2024 की। अब दोस्तों अगर मैं मोदी जी की जो सारी रणनीति है इसको समराइज करूं, इसको असेस करूं, एक निष्कर्ष पे पहुंचूं, तो ऐसा लगता है कि ये जो तीनों बड़े डिसीजन हैं, राम मंदिर के, सिटीजनशिप एक्ट के, या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के 1 महीने के भीतर, चुनाव से पहले, और चुनाव भी थोड़ा जल्दी कराना माहौल गर्म करके, इसमें एक थोड़ा सा रिस्क है। बल्कि हो सकता है रिस्क और बड़ा हो जाए, क्योंकि ये जो तीनों डिसीजन हैं, तीनों जो तीर चलने जा रहे हैं, ये एक ही रंग में रंगे हैं। इनमें एक कॉमन थ्रेड है, कम्युनल पोलराइजेशन। और फिर बहुत कुछ ये तीर निशाने पर लगे, इनका असर हो, ये वोट में कन्वर्ट हो, सब कुछ डिपेंड करेगा कि मुस्लिम समाज इन तीनों फैसलों को कैसे लेता है, कैसे देखता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसका रिएक्शन क्या होता है। और अगर मुसलमान समझदारी के साथ, बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ, धीरज और धैर्य के साथ रिएक्ट नहीं करते, रिएक्शन नहीं देते, प्रतिक्रिया नहीं देते, संतुलन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, तो फिर ध्रुवीकरण बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती ताली। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने एक बड़ा रिस्क लिया है एक तरह के कार्ड चल के, और अगर रिस्क लिया है तो कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए, और दांव उल्टा पड़ा तो फिर क्या होगा। मुझे लगता है बड़ा सवाल है, इसको समझने की और जरूरत है। प्रोफेसर रविकांत जी के पास चलते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मर्म को समझते हैं, सांप्रदायिकता को समझते हैं, जातीय समीकरण समझते हैं, और अयोध्या से कुछ दूर लखनऊ में है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इस बड़े सवाल को लेकर चलते हैं सीधे प्रोफेसर रविकांत जी के पास। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मोदी जी कर रहे हैं। फिर एक महीने
जबरदस्त इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, गांव गांव जो है ज्योति जाएगी और प्रसाद बटेगा। और इसी के साथ साथ जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको लेकर आपने देखा शाहीन बाग से लेकर देश के कोने कोने में मुस्लिम्स ने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया था। और साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी तैयारी है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ राम मंदिर का एक माहौल होगा, दूसरी तरफ जो CAA है जिस पर मुस्लिमों ने विरोध किया था उसको लागू करने जा रहे हैं, कानून पहले से ही पारित हो चुका है। और उत्तराखंड में प्रतीकात्मक तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो 30 जनवरी को लागू हो सकता है। यानी फरवरी आते आते माहौल एकदम गर्म होगा, चरम पर होगा। आपको लगता है कि ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और सीधे सीधे कहूं हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, ये हिंदू मुस्लिम की जो सर्जिकल स्ट्राइक, क्या बीजेपी 400 के टारगेट पे पहुंच जाएगी जिसकी बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आप कह सकते हैं हिंदी हार्टेड में? ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, क्या इसका कार्ड जो है असरदार होगा? दीपक जी, जितने आपने गिनाए हैं ये सारे मुद्दे, इससे लगता है कि जैसे पूरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फुल पैकेज देने जा रही है बीजेपी। लेकिन सवाल ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। ताली दो हाथ से बजती है दीपक जी, एक हाथ से नहीं बजती। और इस समय जो मुस्लिम है वो बहुत साइलेंट होकर के इंतजार कर रहा है, वो रिएक्ट नहीं करने वाला है। तो सांप्रदायिक दंगे कहां से होंगे? तो रिएक्शन ही नहीं होगा तो ध्रुवीकरण कैसे होगा? और रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर में जो लोग जाने वाले हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, ये कहां से गारंटी मिल रही? इस देश में 80% के आसपास हिंदू हैं, बीजेपी को वोट कितना मिलता है? 37%। इस आधार पर अगर आप देखें तो वो 80% लोगों को हो जाना चाहिए। मतलब हिंदू होने का मतलब भाजपाई होना नहीं है दीपक जी। तो जितना भी हो सकता था वो मैक्सिमम पर पहुंच चुके हैं, और इसलिए कोई नया वोटर राम मंदिर से क्रिएट नहीं होने वाला है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी मुगालते में है। और कहीं एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आपने कहा कि मुसलमान बहुत समझदारी के साथ, उत्तर प्रदेश जो गढ़ है, मुसलमान बहुत समझदारी के साथ साइलेंट है। मतलब वो रिएक्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, खामोशी से वो देखना चाहता है कि मोदी के पैतरे अब क्या आते हैं, मोदी अमित शाह के और योगी के। मुसलमान का साइलेंट होने का आपको क्या मतलब लगता है कि चाहे जितना भी ये ध्रुवीकरण करें उसका असर नहीं होगा? जो एक ये सोचते हैं कि जब सोसाइटी को डिवाइड कर दें और रूल करें, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम्स के गढ़ हैं, अलीगढ़ में आपने दौरा किया, या आप इधर मुजफ्फरनगर कैराना साइड गए, या आप कानपुर में, कानपुर आपके जस्ट बराबर में, फिर लखनऊ में तो आप रहते ही हैं, क्या मुस्लिम्स के जो उलेमा हैं उन सबसे बात आपकी हुई है राम मंदिर और ये जो सारी चीजें करने जा रहे हैं? क्योंकि अमित शाह ने बंगाल में कहा था कि चाहे कुछ हो जाए CA तो मैं लागू करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। जो मुस्लिम उलेमा हैं, जो मुस्लिम थिंक टैंक है, उनसे जो आपकी बातचीत है वो क्या कहते हैं कि वाकई बहुत समझदारी का वक्त है और कौम तैयार है? निश्चित रूप से, और राम मंदिर को लेकर के कहीं आपको कोई विरोध नहीं दिखेगा। वो उलेमाओं से लेकर के, धर्म गुरुओं से लेकर के, जो बौद्धिक तबका है और कुछ राजनेता भी, फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, उन्होंने भी इस्तकबाल किया है इसका। हाँ, अब ओवैसी साहब को लेकर के अगर बीजेपी कुछ अंदर खाने कर रही हो, लेकिन इस समय हालात तो ये है कि ओवैसी के बोलने पर भी मुस्लिम उत्तेजित नहीं होने वाला है। उसको समझ में आ रहा है ना कि हमारी भलाई किसमें है, डेमोक्रेसी में, एजुकेशन में, देश में तरक्की कैसे होगी? मंदिर मस्जिद पर तरक्की नहीं होगी। मुस्लिम इस बात को समझ गया है, और इसीलिए न कोई द्वंद्व होने वाला है, न ध्रुवीकरण होने वाला है। इस बात को नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम को भी समझ रहे हैं। जी, एक सवाल और। अभी दैनिक भास्कर की मैं रिपोर्ट से हवाला दे रहा हूं इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन कुछ ही दिन के अंदर सारे अधिकारियों के साथ, राज्य सरकार में मुख्य सचिव, गृह सचिव, सबके साथ बैठक करने जा रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट। और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सारी तैयारी इलेक्शन कमीशन ने पूरी कर ली है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन अनाउंस हो सकता है, यानी इलेक्शन 10-15 दिन पहले हो सकता है। तो ये जो जल्दबाजी में इलेक्शन हो रहा है कि थोड़ा सा पहले करा लो, क्या ये जो राम मंदिर और CA और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो सारी चीजें हैं,
इसका लाभ उठाने के लिए आपको लगता है कि इलेक्शन थोड़ा 20 दिन पहले होंगे तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, आपको लगता है, या आपको लगता है कि ये भी चाल जो है फेल होगी मोदी की? देखिए, मोदी जी को मुझे लगता है कि वही जो मैंने शुरू में कहा था कि मुगालते में, हमें तो ऐसा लगता है कि मुझे याद आ रहे हैं प्रमोद महाजन, अटल बिहारी वाजपेयी का वो दौर, इंडिया इंडिया शाइनिंग, शाइनिंग। इंडिया शाइनिंग, उसी मोड में मुझे लगता है बीजेपी चली गई और उसको लग रहा है कि करिश्मा हो जाएगा अगर मंदिर के नाम पर लोग, अरे इस देश में आस्थावादी लोग कितने हैं? 100% हम मान लें, मुझे लगता है 1-2% ऐसे होंगे जो आस्था नहीं रखते, तो जिसमें 99% लोग आस्थावादी हों, उस देश में आप सबको भाजपा ही मान लें, इससे बड़ा मुगालता क्या हो सकता है? तो अब मुझे ये बताइए कि वोट आएगा कहां से? तो जितना हिंदी पट्टी में 50% पर पिछले चुनाव में थे, और एक जानकारी जो निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में ये मंथन चल रहा है, 160 सीटों पर उनकी स्थिति बड़ी कमजोर है, और उस 160, पर वो 160, 160 सीटों पर, 160। और वहां पर ये तैयारी चल रही है मध्य प्रदेश की तरह कि पहले ही प्रत्याशी अनाउंस कर दिए जाएं ताकि उनको मौका मिले कुछ चुनाव में तैयारी करने का। और 160 तो ये हो गया, 100 आप और जोड़ लीजिए तो 260 पे तो वैसे ही कमजोर बैठे हुए हैं, सीटें आप लाएंगे